So hello and welcome back to Legal Education, and today we are going to discuss about POCSO Act 2012. One short video we are going to deal, but it will be a detailed oriented video and you will be able to understand this act very easily and very simply. So let's get started. Okay. So first of all we will see this, that is the Protection of Children from Sexual Offences Act 2012. What is the full form of POCSO? That is Protection of Children from Sexual Offences Act, that is 2012. And why it has been came or enacted? Because जो हमारे पास पहले previously enacted laws थे जो अभी भी exist करते हैं वो कहीं ना कहीं sufficient नहीं थे बहुत सारे offences को अपने में include करने के लिए. That's why we need a separate act to deal specifically with the child related sexual offenses. Okay, that is protection of children from sexual offenses of sexual assault, sexual harassment and pornography. Okay, so let's begin. That is our introductory part. So हमारा जो आराम से पढ़ते हैं और हर एक कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे, कोई भी हड़बड़ी नहीं है और कंप्लीट करते हैं इसको. तो जो हमारा एक्ट है वो क्या डील करता है? वो ऑफेंसेस डील करता है चिल्ड्रन से. किस तरीके के ऑफेंसेस? सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल हरासमेंट एंड पोर्नोग्राफी. ओके, जिसके लिए स्टैब्लिशमेंट ऑफ स्पेशल कोर्ट्स भी हुए हैं और ये जो स्पेशल कोर्ट्स होते हैं उनका डेजिग्नेशन होता है इक्विवेलेंट टू कोर्ट ऑफ सेशन. इनका डेजिग्नेशन होता है इक्विवेलेंट टू कोर्ट ऑफ सेशन. ओके, इस एक्ट को बनाने का कॉन्स्टिट्यूशनल पावर कहां से मिला है? दैट इज आर्टिकल 15 क्लॉज 3, जहां पे ये कहा गया है कि हम वुमेन्स एंड चिल्ड्रन के लिए स्पेशल प्रोविजन बना सकते हैं. तो वहां से हमको इसका पावर मिला है, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर. ओके, और अगर हम इंटरनेशनल लेवल पर देखें तो कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चिल्ड्रन को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एसीडेड किया था, मतलब कि उसको एक्सेप्ट किया था. और ये जो कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड है उसमें कुछ सेट स्टैंडर्ड्स थे फॉर द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड, कि इन बेस्ट स्टैंडर्ड्स जो है फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड उनको आपको इम्प्लीमेंट करना है. और जो हमारा इंडिया है वो उस पे एक्सेप्टेंस शो किया था. ठीक है, तो इसीलिए भी हमको ये एक्ट बनाना पड़ा. ओके, नेक्स्ट सम फैक्ट्स हमको याद करना होगा, जैसे कि इट वाज इनेक्टेड इन द 63rd ईयर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया. इनमें प्रेसिडेंट का असेंट कब मिला? 19 जून 2012 को असेंट मिला है प्रेसिडेंट का. एंड एनफोर्समेंट में आया 14 नवंबर 2012, जब होता है हमारा चिल्ड्रंस डे. तो इससे हमको याद रखना है कि चिल्ड्रंस डे में चिल्ड्रंस के प्रोटेक्शन के लिए फ्रॉम द सेक्सुअल ऑफेंसेस हमारा जो पॉक्सो एक्ट है वो एनफोर्स हुआ था. दैट इज ऑन 14 नवंबर 2012. इसमें अमेंडमेंट हो चुका है 2019 में, दैट इज 16 अगस्त 2019. टोटल 9 चैप्टर्स हैं, 46 सेक्शंस हैं. ओके, मूविंग फर्दर, किसी भी एक्ट को पढ़ने से पहले उसका रेंज याद होना बहुत जरूरी है. पहली बात तो हम प्रियम्बल देख लिए, इंट्रोडक्शन पार्ट देख लिए, अब उसका हमको रेंज याद होना बहुत जरूरी है. इस पूरे चार्ट को, ये जो मैंने बनाया है, इसको याद करना बहुत जरूरी है. इसको याद करने के लिए सिंपल सा ट्रिक है कि ये जो मैंने हाईलाइटेड वर्ड्स किया है उसको आपको याद करना है, बस दैट्स इट. ओके, ये भी याद हो जाएगा. चैप्टर जैसे जैसे हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे ये चीजें भी याद होती जाएंगी. ओके, पहला चैप्टर हमेशा हर एक्ट में ऑलमोस्ट रहता है प्रिलिमिनरी. पहला होता है सेक्शन स्कोप एंड सेकंड सेक्शन होता है हमारा डेफिनेशन. सेक्शन 1 कहता है कि ये पूरे होल ऑफ इंडिया में कवर होगा, इसलिए मैंने सेक्शन 1 को इस पीपीटी में कवर नहीं किया. सेक्शन 2 से वी विल रीड. ओके, चैप्टर 2 कहता है सेक्सुअल ऑफेंसेस क्या होता है. ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है इस पूरे एक्ट का, सेक्शन 3 से 12 तक. ओके, सेक्सुअल ऑफेंसेस, हम किन किन ऑफेंसेस को सेक्सुअल ऑफेंसेस कहेंगे वो है हमारा सेक्शन 3 से 12 तक में. चैप्टर 3 है यूजिंग चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पजेस, 13 to 15 है इसका. ये भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये भी ऑफेंस में याद आ रहा है ना. चैप्टर 4 है हमारा अबेटमेंट एंड अटेम्प्ट टू कमिट एन ऑफेंस, 16 to 18. Then chapter 5 is reporting of the case, chapter 6 is recording of the case, 7 special code, 8 procedure and power, 9 is miscellaneous. सिंपल सी बात है, कोई ऑफेंस हो रहा है, ऑफेंस सेक्सुअल ऑफेंस है, पोर्नोग्राफिक ऑफेंस है या अबेटमेंट आप उस ऑफेंस का कर रहे हो, उसके बाद क्या होगा? वो ऑफेंस हो गया, फिर उस चीज का आप क्या करोगे? रिपोर्ट करोगे. और रिपोर्ट करने के बाद क्या होगा? उनके स्टेटमेंट्स को, मतलब जो चाइल्ड है, जो विक्टिम है, उसके स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया जाएगा.
उसके बाद वो कहाँ जाएगा मैटर, वो जाएगा स्पेशल कोर्ट्स में। और उसके बाद हम देखेंगे कि उस स्पेशल कोर्ट के क्या प्रोसीजर है, क्या पावर्स है, एंड मिसलेनियस। सिंपल, इट इज इजी। ऑफेंस, रिपोर्टिंग, रिकॉर्डिंग, स्पेशल कोर्ट, प्रोसीजर, पावर, मिसलेनियस। क्लियर। नेक्स्ट इज नीड ऑफ द एक्ट। तो हमको इस एक्ट की क्यों जरूरत पड़ी? जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में ही बताया कि हमारे पास आईपीसी वगैरह तो थे, लेकिन वो हर तरीके के ऑफेंस को कवर करने में इनकेपेबल थे, है ना। लाइक टर्म्स लाइक मॉडेस्टी, अननेचुरल ऑफेंसेस, इन सारे टर्म्स को वहां पे यूज ही नहीं किया गया था, वहां पे डिफाइन ही नहीं किया गया था। सो इन सब चीजों को केटर करने के लिए हमारे पास आया पॉक्सो एक्ट। तो इसमें क्या चीजें हैं? Therefore it was enacted, मतलब पॉक्सो एक्ट क्यों इनेक्ट किया गया? टू प्रोटेक्ट ऑल चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स। ठीक है, इसमें एवरी चिल्ड्रन आ रहे हैं, मतलब कि इसमें बॉय भी आता है और गर्ल भी आती है। ठीक, इट इज जेंडर न्यूट्रल प्रोटेक्शन, define different sexual offenses clearly, ensure child-friendly investigation and trial, protect the dignity and privacy of children, that is article 21, यहाँ पे इसको ensure किया गया है, and safeguard the best interest of the child। सुप्रीम कोर्ट के दो केसेस हैं, अलग आलोक श्रीवास्तव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें ये बताया गया है कि इसका ओवरऑल पर्पस क्या है, चिल्ड्रंस का डेवलपमेंट को हार्म नहीं करना है और उनको प्रोटेक्ट करना फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ सेक्सुअल अब्यूजेस। संपूर्ण बेहरा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में क्या हैंडल हुआ था कि जो भी इमेजेस होते हैं या जो भी आइडेंटिटी होती है उस विक्टिम की, उसको आपको पब्लिश नहीं करना है। क्लियर, दीज आर द टू केस, अलग एंड संपूर्ण। ओके, नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव्स। क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? चिल्ड्रंस को हमको प्रोटेक्ट करना है फ्रॉम द सेक्सुअल ऑफेंस, स्टैब्लिशमेंट ऑफ स्पेशल कोर्ट, हमने देखा स्पेशल कोर्ट का प्रोविजन है हमारे चैप्टर 7 में। प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड होना चाहिए, प्रिवेसी हमको मेंटेन करना है चिल्ड्रन के, उसके बेस्ट इंटरेस्ट को इंश्योर करना है, हेल्दी फिजिकल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, सोशल डेवलपमेंट होना चाहिए उस चिल्ड्रन का, और हीनियस ऑफेंसेस को एड्रेस करना है और उनको पनिशेबल बनाना है। नेक्स्ट हम चलते हैं सेक्शन 2 डेफिनेशन, जिसमें कि सारे डेफिनेशंस पढ़ने जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जैसे जैसे आगे जाते जाएंगे वो सारे डेफिनेशन ऑटोमेटिकली कवर होते जाएंगे। कुछ इंपॉर्टेंट है वो हम अच्छे से पढ़ेंगे, बाकी एक रीडिंग आई विल गिव टू एवरी डेफिनेशन। ओके, सो पहला है क्लॉज ए में है एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। अब ये सारी चीजें हैं, अब मैं ऐसे आपको बताऊंगी तो चीजें समझ नहीं आएंगी। आगे जब हम सेक्शन 3 से कंटिन्यू करेंगे स्टडी करना, तो फिर इन सारे टर्म्स का मतलब आपको समझ आएगा। ठीक है, तो ऑफेंसेस डिफाइंड अंडर सेक्शन 5, ऐसे सबको ये डिफाइन किया हुआ है। एग्रेवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट 9 में दिया हुआ है। आर्म फोर्स सिक्योरिटी फोर्स किसको कहेंगे? तो जो भी आर्मी में होते हैं, नेवी में होते हैं, एयरफोर्स, पुलिस और अदर सिक्योरिटी फोर्सेस, इन सबको हम कहेंगे आर्मी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दिस चाइल्ड। चाइल्ड में कौन आता है? एनी पर्सन बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स। इन एनी पर्सन मीन्स मैंने पहले ही बताया गर्ल एंड बॉय कोई भी हो सकता है एनी पर्सन में। What is child pornography? That is any photo, video, digital, computer generated, morphed or modified image depicting a child in sexually explicit content. So this is okay, it is understandable. Okay, next is डोमेस्टिक रिलेशनशिप। डोमेस्टिक रिलेशनशिप ये वही रिलेशनशिप है जो हम डीवी एक्ट में पढ़ते हैं, जो एक वुमेन का उसके बाकी फैमिली मेंबर्स से होता है। इसको हम पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट को सेक्शन 3 में पढ़ेंगे। इसको एक बार आप देख लीजिएगा। ठीक है, प्रिस्क्राइब मतलब होता है जो भी रूल्स प्रिस्क्राइब किए गए अंडर द पॉक्सो एक्ट। रिलीजियस इंस्टीट्यूशन मतलब होता है इस एक्ट के तहत जिस भी इंस्टीट्यूशन को रिलीजियस इंस्टीट्यूशन माना गया है। सेक्सुअल असॉल्ट हम किसको मानेंगे? सेक्शन 7 में दिए हुए हैं। हरासमेंट, सेक्सुअल हरासमेंट हम किसको मानेंगे? जो सेक्शन 11 में दिया हुआ है। शेयर्ड हाउसहोल्ड, ये थोड़ा बोरिंग होता जा रहा है ना, इसको हम आगे पढ़ेंगे, इसको आप स्किप भी कर सकते हो। शेयर्ड हाउसहोल्ड इज इंपॉर्टेंट। इसमें क्या होता है कि जो चाइल्ड रहता है या जो विक्टिम रहता है वो जिस एक्यूज के साथ उस घर पे रहता है, एक डोमेस्टिक रिलेशनशिप में रहता है, दैट इज शेयर्ड हाउस होल्ड। ठीक है, उसको कहते हैं। स्पेशल कोड हम 28 में देखेंगे एंड ये 32 में। ओके, अब चलते हैं। अब यहाँ से हमको एकदम फुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना। ये बीते हुए 9 मिनट तो ठीक थे, इंट्रोडक्टरी पार्ट थे। अब हम चलते हैं मेन अपने पॉक्सो एक्ट को अच्छे से समझने में। पहले पढ़ते हैं ऑफेंसेस के बारे में, जो कि दिया हुआ है सेक्शन 3 से सेक्शन 12 तक में हमारा ऑफेंसेस दिया हुआ है। There are 5 kinds of offenses, that is penetrative sexual assault, aggravated penetrative sexual assault, aggravated sexual assault and sexual harassment। तो अगर हम लोग बेसिकली ऐसे देखें तो there are 3 kinds of offenses। एक हो गया penetrative sexual assault, एक हो गया sexual assault और एक हो गया sexual harassment। क्लियर, इन सब चीजों को अच्छे से हम पढ़ेंगे।
3 से 12 तक में है। मूविंग फर्दर, पहला आता है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट एंड उसका पनिशमेंट। एक चीज को याद रखना है, इसमें 3 से 12 तक है, ठीक है। तो हर किसी के साथ पेयर है, मतलब 3 का जो ऑफेंस होगा उसका पनिशमेंट 4 में दिया होगा, जो 5 का डेफिनेशन होगा या जो भी ऑफेंस होगा उसका पनिशमेंट 6 में दिया होगा, 7 का 8 में, 9 का 10 में एंड 11 का 12 में। क्लियर? ओके। सो सेक्शन 3 क्या कहता है? पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, PSA। इसका मतलब ये होता है कि एनी पर्सन, इफ अ पर्सन कमिट्स पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, कब कब हम मानेंगे कि उसने पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट किया? जब वो पर्सन पेनिट्रेट्स पेनिस, इसका मतलब यहाँ पे बॉय हो गया, ओके। देन इन इनटू चाइल्ड्स वेजाइना, माउथ, यूरेथ्रा, एनस, दैट इज VMUA, ओके। vagina, mouth, urethra and anus. Next is inserts any object or body parts other than penis, that is into child's vagina, urethra or anus, that is the same thing, and manipulates any part, applies mouth, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया? 4 चीजें होंगी, penetrates, inserts, manipulates, applies, penetrates, inserts, manipulates, applies. सो एनी सेक्सुअल एक्ट इन्वॉल्विंग पेनिट्रेशन वो आ जाएगा हमारे सेक्शन नंबर 3 में। सिंपल सा डेफिनेशन है सेक्शन 3 का ऑफ द पॉक्सो एक्ट का, कि कोई भी सेक्सुअल एक्ट जो इन्वॉल्व करता है पेनिट्रेशन, दैट विल बी कवर्ड अंडर सेक्शन 3 ऑफ द एक्ट, ओके। अब इसका पनिशमेंट क्या है? मिनिमम है 10 years, मैक्सिमम है लाइफ इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन है, और ये जो फाइन होगा ये जस्ट होना चाहिए एज पर दी कोर्ट, जैसा भी कोर्ट को सही लगे, और ये जो फाइन होगा वो पे किया जाएगा विक्टिम को फॉर हर मेडिकल एक्सपेंसेस एंड फॉर द रिहैबिलिटेशन ऑफ विक्टिम। क्लियर? आई होप कि आपको सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4 समझ आया होगा। हमारा ये सेट खत्म हो गया, ठीक है। पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट खत्म। अब आ जाता है एग्रोवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, दैट इज सेक्शन 5। अब ये जो हमारा सेक्शन 5 है, इसको हमको रीड करना रहेगा सेक्शन नंबर 9 के साथ, ठीक है। मतलब ये दोनों ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट, बस सेक्शन 9 में जो चेंजेस है आई विल लेट यू नो व्हाइल आई विल बी डिस्कसिंग सेक्शन 9। अदरवाइज सेक्शन 5 सेक्शन 9 एकदम सेम है। सो सेक्शन 5 के साथ साथ हम सेक्शन 9 भी कवर कर लेंगे। क्लियर? तो ये है हमारा पूरा सेक्शन 5 जो बहुत ही बड़ा है, ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग ट्रिक के साथ याद करेंगे क्योंकि सिंपली इसको याद करना आसान नहीं है, ठीक है। तो इसका ट्रिक है, तो ये थोड़ा सा अटपटा ट्रिक है, पर चलिए ठीक है, याद करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ओके। ट्रिक है, पहले गुरु फिर जुल्म फिर विशेष बच्चा। इसका मतलब है कि हमको गुरु कौन होता है? जो एक पोजीशन ऑफ अथॉरिटी में रहता है, जिसको एक चाइल्ड को प्रोटेक्ट करना होता है। तो हम ऐसे ऑफेंसेस देखेंगे जो एक ऐसे पर्सन कमिट करते हैं जो एक पोजीशन ऑफ अथॉरिटी में है, उनके पास जिम्मेदारियां हैं, उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर भी वो इस तरीके के ऑफेंसेस कमिट करते हैं, तो हम उस कैटेगरी को डील करेंगे। देन जुल्म, मतलब ऐसे ऑफेंसेस जो क्रूएल नेचर के हैं, जो सीरियस हार्म कॉज करते हैं। ये भी हम जैसे लाइक डेडली वेपन्स हो गए, रॉड हो गए, इन सब चीजों से अगर कुछ ऑफेंस हो रहा है तो वो हो जाएगा हमारा जुल्म वाले कैटेगरी में। ये बस ट्रिक है, ठीक है। और विशेष बच्चा मतलब कि स्पेशली वल्नरेबल चाइल्ड, या ऐसे बच्चे जो स्पेशल सिचुएशन में है। स्पेशल मतलब जो हर किसी के केस में सेम नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल वो गर्ल प्रेग्नेंट है, वो पहली बात तो वो माइनर है, दूसरी बात वो प्रेग्नेंट भी है, तो ये क्या हुआ? स्पेशल रीजन हुआ। दूसरी, क्या पता वो मेंटली डिसेबल है ना। इन सारे चीजों को हम क्या कहेंगे? विशेष बच्चा। तो गुरु मीन्स पर्सन इन अथॉरिटी, जुल्म मतलब सीरियस हार्म हम कॉज करें, एंड विशेष बच्चा में मीन्स स्पेशली वल्नरेबल चाइल्ड, ठीक है। ये सेशन थोड़ा लंबा हो सकता है, बट आपको पूरा पॉक्सो एक्ट बहुत ही आसान तरीके से समझ आएगी। तो आई होप आप एट द एंड ऑफ द लेक्चर आप कनेक्टेड रहेंगे, ओके। मूविंग फर्दर, गुरु दैट इज पीपल इन अथॉरिटी। मुझे ये टर्म वैसे यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन ठीक है, देर आर लॉट्स ऑफ टीचर्स ऑल्सो एज वेल जो चीजें कमिट करते हैं, बहुत सारे केसेस है हमारे कंट्री में, बट लेट इट बी। यहाँ पे है पीपल इन अथॉरिटी, को हमको अपने दिमाग में रखना है, ओके। हु मिसयूज देयर पावर, लाइक पुलिस ऑफिसर, पहला आता है हमारा क्लॉज ए। अब सेक्शन 5 का क्लॉज ए आ जाता है ना यहाँ पे, लेट मी यूज डिफरेंट कलर, ओके। सेक्शन 5 का क्लॉज ए में पुलिस ऑफिसर, तो ऐसे पुलिस ऑफिसर्स अगर कमिट करते हैं पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, देखो कोई ऑफेंस पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट है, लेकिन वो एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट क्यों हो जा रहा है? बिकॉज
वो किसी पर्सन इन अथॉरिटी के द्वारा कमिट किया जा रहा है, इसलिए वो एग्रेवेटेड वहां पे ऐड हो जा रहा है। अदरवाइज वो क्या है, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। तो ऐसे पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट जो एक पुलिस ऑफिसर कमिट कर रहा है, कब कमिट कर रहा है, पुलिस स्टेशन में कमिट कर रहा है, उसके अंदर कमिट कर रहा है, उसके प्रेमाइसिस के आसपास कर रहा है, या फिर अम, या फिर मतलब कि वेयर ही इज नोन, ऐसी जगह पे जहां पे उसको जाना पहचाना जाता है कि हाँ ही इज अ पुलिस ऑफिसर। ओके, तो सिंपल सी बात है, ऐसा कोई भी पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कोई पुलिस ऑफिसर करता है तो वो क्या हो जाता है, एग्रेवेटेड। ओके, एपीएसयू। नेक्स्ट इज कोई पर्सन अगर आर्म्ड फोर्स में है या सिक्योरिटी फोर्स में है, ठीक है, तो जब वो आर्म्ड फोर्स में, सिक्योरिटी फोर्स में, और वहां जिस एरिया में डिप्लॉयड है वहां पे कुछ ऐसा क्राइम कमिट करता है, या ऐसे एरिया में कोई क्राइम कमिट करता है जो उसके कमांड में है, ठीक है, या इन कोर्स ऑफ ड्यूटीज और अदरवाइज, और वेयर नोन आइडेंटिफाइड एज मेंबर्स, या जहां पे उसको जाना पहचाना जाता है। तीसरा है पब्लिक सर्वेंट्स, ठीक है, पब्लिक सर्वेंट्स के द्वारा किया जा रहा है। डी में है ऐसे कोई स्टाफ या ऐसा कोई मैनेजमेंट जो क्या क्या चीजों को देखता होगा, जेल को, रिमांड होम को, अदर प्लेस ऑफ कस्टडीज, इन जगहों पर भी अगर सेक्सुअल असॉल्ट होता है, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट होता है, तो वो एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कहा जाएगा। नेक्स्ट इज हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में भी होता है तो वो भी क्या हो जाएगा, इसी कैटेगरी में आएगा। एजुकेशनल या रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में होता है तो भी ये एग्रावेटेड फॉर्म ऑफ पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट में आएगा। एंड गैंग असॉल्ट होता है तो भी वो क्या आएगा, इसी कैटेगरी में आएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको सेक्शन 3 एंड सेक्शन 5 का कंपैरिजन समझ आया होगा। दिस इज सेक्शन 3 एंड दिस इज सेक्शन 5। सेक्शन 3 कहता है कि अगर आप पेनिट्रेशन कर रहे हो तो वो क्या होगा, सेक्सुअल असॉल्ट। ओके, और सेक्शन 5 क्या कहता है कि अगर कोई पर्सन इन अथॉरिटी वो काम को कर रहा है तो फिर क्या होगा, एग्रावेटेड फॉर्म हो जाएगा। दिस इज द बेसिक डिफरेंस। ठीक है, अब आते हैं हम, ये तो हमारा फर्स्ट कैटेगरी हुआ, दैट इज पोजीशन इन अथॉरिटी, पीपल या पर्संस इन अथॉरिटी अगर ये क्राइम कमिट कर रहे हैं। नेक्स्ट इज जुल्म, दैट इज क्रुएलिटी, सीरियस हार्म्स। तो ऐसे कोई भी ऑफेंसेस जो कमिट हो रहे हैं थ्रू द यूज ऑफ डेडली वेपन्स, आग लगा रहे हैं या फिर चाकू यूज कर रहे हैं या फिर एसिड अटैक्स हो रहे हैं, या फिर लाइक निर्भया हत्याकांड में रॉड का यूज किया गया था, है ना, तो ये सब क्या है, डेडली वेपन्स है। causing grievous hurt or bodily harm or injury to the sexual organs of the child, तो ये किस में आ जाएगा, क्रुएल्टी वाले हमारे कैटेगरी में आएगा। असॉल्ट कॉजिंग सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस, लाइक अब फिजिकल ही इनकेपेसिटी हो गया, ऐसा कुछ इनकेपेसिटी हो गया जो लाइफ लॉन्ग जा रहा है ना, या इन द केस ऑफ फीमेल चाइल्ड, चाइल्ड प्रेग्नेंट हो गई है, गर्ल जो है वो प्रेग्नेंट हो गई है, या जो पर्सन कमिट कर रहा था वो क्राइम वो एचआईवी उसमें था, है ना, चाइल्ड विद एचआईवी और एनी अदर लाइफ थ्रेटनिंग डिसीजेस, तो ये तो लाइफ लॉन्ग आप जाएंगे ना। कॉजेज डेथ ऑफ द चाइल्ड, तो ये सब क्या हो गया, हमारे एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट में आ जाएंगे। अब विशेष बच्चा, दैट इज स्पेशल सिचुएशंस देखते हैं। तो टेक्स एडवांटेज ऑफ चाइल्ड्स मेंटल और फिजिकल डिसेबिलिटी, कोई बच्चा मेंटली डिसेबल है या फिजिकली डिसेबल है, उसके साथ हो रहा है तो भी वो इसी कैटेगरी में आएगा, सेक्शन 5 के कैटेगरी में फॉल करेगा। कमिट्स असॉल्ट मोर देन वंस और रिपीटेडली, बार बार कमिट होता है। commits assault on a child below 12 years, being a relative of the child, relatives में भी चीजें मतलब ऐसे केसेस सुनने को आते हैं। being in ownership, management or staff or of any institution providing services to the child, being in a position of trust, for example कि एक माँ है जो अपने बच्चे को पड़ोसी के यहाँ दे करके गई है कि आप मेरे बच्चों को संभालिएगा, और वहां पे अगर ऐसे ऑफेंसेस हो रहे हैं तो वो किस कैटेगरी में आएंगे, सेक्शन 5 की कैटेगरी में फॉलो करेंगे। Then commits assault knowing the child is pregnant, that is also aggravated form. Commits assault on a child and attempts to murder the child, attempt कर रहा है, यहाँ पे क्या था, causing death J में, और यहाँ पे क्या है, attempts to murder। ठीक, सेक्शन सॉरी सब क्लॉज एस क्या है, कमिट्स असॉल्ट इन द कोर्स ऑफ कम्युनल और सेक्रेटेरियल वायलेंस, लाइक जब नेचुरल कैलामिटी आ गई तब कोई सेक्सुअल असॉल्ट सॉरी एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट कर रहा है तो ये हो गया aggravated penetrative sexual assault. I have to use the terms properly because आगे हमको पढ़ना है sexual assault which is different. Okay, then commits assault and has been previously convicted of any offense under this act, commits assault and makes a child to strive
लाइक वो पब्लिक प्लेस में उस चाइल्ड को नेकेड कर रहे हैं और फिर ये ऑफेंसेस कमिट कर रहे हैं, तो वो भी सेक्शन 5 के कैटेगरी में फॉल करेगा। सो आई होप कि आपको ये 3 कैटेगरी समझ आया होगा और सबको अब थोड़ा तो रिमेम्बर करना पड़ेगा। ओके, पहला था हमारा पोजीशन एंड अथॉरिटी में कोई ये क्राइम कमिट कर रहा है, देन सीरियस हार्म कर रहा है क्रुएलिटी के साथ, एंड थर्ड कैटेगरी इज कि कोई स्पेशल सिचुएशन पे अगर कोई चाइल्ड है उसके साथ अगर आप ये क्राइम कर रहे हो तो ये इस कैटेगरी में फॉलो करेगा। ठीक है, इसका पनिशमेंट क्या है? सबसे ज्यादा पनिशमेंट यहीं पे दिया हुआ है, दैट इज 20 years ऑन एंड लाइफ इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन तो है ही, है ना, फाइन तो है ही, और फाइन वही होगा जो सेक्शन 3 में हमने देखा था। तो हमने देखा 3 का फाइन 4 में, 5 का फाइन 6 में, नाउ मूविंग टुवर्ड्स 7, इट्स बीन 20 minutes। ओके, सेक्सुअल असॉल्ट, देयर आर टोटल 46 सेक्शंस। ओके, हो जाएगा, मेन हमको सेक्शन 15 तक मेहनत करना है, फिर आगे आराम से हो जाएगा। सेक्शन 7 है हमारा सेक्सुअल असॉल्ट एंड पनिशमेंट। सेक्सुअल असॉल्ट मतलब क्या होता है? जस्ट टचिंग दी सेक्सुअल ऑर्गन्स लाइक वेजाइना, पीनस, एनस, ब्रेस्ट ऑफ अ चाइल्ड विद द सेक्सुअल इंटेंट, ये सब क्या हो जाते हैं हमारे सेक्सुअल असॉल्ट। इसलिए मैंने कहा कि पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट इज डिफरेंट एंड सेक्सुअल असॉल्ट इज डिफरेंट। पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट में क्या था? देयर वाज पेनिट्रेशन, बट इन सेक्सुअल असॉल्ट यहाँ पे सिर्फ टचिंग हो रहा है, तो इस चीज का डिफरेंस होना बहुत ही जरूरी है। देयर इज नो पेनिट्रेशन, ओनली सेक्सुअल टचिंग इज देयर। एग्जाम्पल है इम्प्रॉपर टचिंग ऑफ अ चाइल्ड फॉर सेक्सुअल पर्पजेस। पनिशमेंट है इसका सेक्शन 8 में 3 to 5 years इसका पनिशमेंट दिया गया है। नेक्स्ट इज इसमें केस लॉ है सतीश रागड़े वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2021 स्किन टू स्किन केस है कि देयर शुड बी अ एक्ट ऑफ टचिंग, there should be a act of touching the sexual part of body or any other act involving physical contact। यहाँ पे physical contact हो रहा है तो इसको हम मानेंगे क्या? sexual intent मानेंगे। क्लियर? नेक्स्ट इज सेक्शन हमारा 9। तो 9 वो सिमिलर टू 5 मैंने पहले ही बताया था, बस इसमें क्या ऐड हुआ है, इसमें क्लॉज बी है जो कहता है इंड्यूसेस, बिकॉज क्यों सेम है? क्योंकि सारी चीजें सेम है एक्सेप्ट पेनिट्रेशन वाली चीज है। ठीक है, तो सेक्शन 9 क्लॉज बी कहता है इंड्यूसेस, इंटाइसेस, coerce child for administration of drugs for early sexual maturity। अगर ये होता है तो वो हमारा किस में आ जाएगा? एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट में आ जाएगा। ठीक, पनिशमेंट इसका 5 to 7 years प्लस फाइन। नेक्स्ट इज सेक्सुअल हरासमेंट एंड पनिशमेंट। अब ये थर्ड कैटेगरी ऑफ हमारा ऑफेंस आ जा रहा है, दैट इज सेक्सुअल हरासमेंट, जिसका डेफिनेशन क्या है? पर्सन कमिट सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ चाइल्ड इफ विथ सेक्सुअल इंटेंट ही और शी। ये सारी चीजों को अगर वो करता है तो हम मानेंगे कि उसने क्या किया है? सेक्सुअल हरासमेंट किया। आप देखते हैं कि क्या क्या चीजें आती हैं सेक्सुअल हरासमेंट में। मेक सेक्सुअल रिमार्क्स, shows sexual gestures, exhibits body parts, follow or stalks a child, contacts child repeatedly, threatens child for sexual purpose, shows pornography to child, entices child for sexual act। तो मतलब what is section 11? that is words, gestures, messages, stalking, pornography, ये कुछ भी अगर आप किसी चाइल्ड को शो कर रहे हो, दिखा रहे हो, दैट इज सेक्सुअल हरासमेंट। ओके, इसका पनिशमेंट कहाँ दिया हुआ है? सेक्शन 12 में दिया है, दैट इज 3 years फाइन ऑफ बोथ। आई होप कि आपको चैप्टर 2 क्लियर हुआ होगा, दैट इज सेक्सुअल ऑफेंसेस। इसका ये केस लॉ है, आप रीड कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट इज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 3, दैट इज pornographic content, that is using child for pornographic purposes। 13, 14, 15 आता है। यूज ऑफ चाइल्ड फॉर pornographic purposes। अब कैसे कैसे हम यूज कर रहे हैं? द चाइल्ड में बी यूज थ्रू इन फोटोग्राफ्स, वीडियोज, मूवीज, एडवर्टीजमेंट, टेलीविजन प्रोग्राम्स, इंटरनेट कंटेंट, सोशल मीडिया, प्रिंटेड मटेरियल, इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म। तो इसको हम क्या कहेंगे कि आप क्या कर रहे हो? फॉर द pornographic पर्पज आप चाइल्ड का अब्यूज कर रहे हो, दैट इज सेक्शन 13। अब इसमें क्या क्या 3 टाइप्स ऑफ फॉर्म्स इंक्लूड है चाइल्ड पोर्नोग्राफी में। क्लॉज ए कहता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेक्सुअल ऑर्गन ऑफ चाइल्ड। क्लॉज बी कहता है चाइल्ड एंगेज्ड इन सेक्सुअल एक्ट्स एंड इनडिसेंट और ऑब्सीन रिप्रेजेंटेशन, की अगर आप किसी भी नॉर्मल से व्यक्ति को उस रिप्रेजेंटेशन को दिखाओगे तो उसको वो चीजें ऑब्सीन लगेंगी। तो ये 3 फॉर्म्स ऑफ चाइल्ड पोर्नोग्राफी है जो हमारे सेक्शन 13 में कवर किया गया। नेक्स्ट इज पनिशमेंट क्या दिया हुआ है? तो अगर आप फर्स्ट टाइम कन्विक्टेड हो तो 5 years का इम्प्रिजनमेंट है, और अगर आप सेकेंड टाइम कन्विक्टेड हो तो 7 years का इम्प्रिजनमेंट दिया जाएगा। ठीक, 14 clause 2 क्या कहता है?
सपोज while मेकिंग अ pornography the accused also commits that offense, मतलब आप pornography तो बना रहे हो, उसके साथ साथ वो offense भी commit कर रहे हो, जो हम अभी चैप्टर 2 में पढ़ के आ रहे हैं। तो आपको चैप्टर 2 का भी पनिशमेंट मिलेगा और चैप्टर 3 का भी पनिशमेंट मिलेगा, दैट इज 14 + 4, दोनों सेक्शंस के आपको पनिशमेंट मिलेंगे। सेक्शन 4 में हमने देखा था कि उसको 10 इयर्स का पनिशमेंट था, और हमने सेक्शन 14 में अभी देखा है कि या तो 5 इयर्स फर्स्ट टाइम कन्विक्टेड है, या तो 7 इयर्स अगर सेकेंड टाइम कन्विक्टेड है। तो ये आपको पनिशमेंट मिलेगा इंक्लूडिंग विद फाइन। आई होप आपको ये सेक्शन 14 समझ आया होगा। नेक्स्ट इज सेक्शन 15, दैट इज पनिशमेंट फॉर स्टोरेज ऑफ चाइल्ड पोर्नोग्राफिक मटेरियल। अगर कोई भी पर्सन स्टोर करता है चाइल्ड पोर्नोग्राफी को अपने मोबाइल फोन में, किस लिए, फॉर ट्रांसमिटिंग, डिस्प्लेइंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग, इन सारी चीजों के लिए, तो उसको, अच्छा इसको यहां से पढ़ते। तो पहली बात, तो अगर आप स्टोर ही कर रहे हो तो भी आपको फाइन देना पड़ेगा, दैट इज 5000, और अगर फिर से आप कर रहे हो तो 10,000, अगर आप सिर्फ स्टोर कर रहे हो, ठीक है। दूसरा, आप उसको स्टोर करके ट्रांसमिट कर रहे हो, शेयर कर रहे हो, डिस्प्ले कर रहे हो और लोगों को दिखा रहे हो, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, बैनर्स लगा रहे हो, पोस्टर्स लगा रहे हो, तो फिर आपको 3 इयर्स तक का इंप्रिजनमेंट होगा, फाइन होगा, और दोनों भी हो सकता है। लेकिन अगर आप उस वीडियो को अपने पास अपने पोजेशन पे रखे हो, ताकि आप उसके बारे में एविडेंस दे सको, ताकि आप उसके बारे में रिपोर्ट दे सको, तब आप पनिशेबल नहीं रहोगे। थर्ड कैटेगरी इज कि अगर आप उस कंटेंट का कॉमर्शियल पर्पज में लेना चाहते हो, ठीक है, तो फिर आपकी सजा क्या होगी? फर्स्ट टाइम हो तो 3 to 5 इयर्स, और सेकेंड टाइम हो तो 5 to 7 इयर्स हो सकता है, ठीक। ये सेक्शन प्रोटेक्ट करता है चिल्ड्रंस को फ्रॉम द एक्सप्लॉयटेशन, कॉमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द चिल्ड्रन। ओके, नेक्स्ट इज चैप्टर 4। चैप्टर 1 इज प्रिलिमिनरी, चैप्टर 2 इज हमारा सेक्सुअल ऑफेंसेस, चैप्टर 3 इज यूजिंग चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पसेस। नाउ चैप्टर 4 इज अबेटमेंट एंड अटेम्प्ट टू कमिट एन ऑफेंस, 16 to 18 में दिया हुआ है। तो 16 कहता है कि अगर कोई भी पर्सन किसी को इंस्टिगेट कर रहा है, कॉन्स्पायर कर रहा है, इंस्टिगेट कर रहा है, कॉन्स्पायर कर रहा है, एड कर रहा है। इंस्टिगेट कैसे कर रहा है? एनकरेज कर रहा है। कॉन्स्पायर मतलब 2 और मोर पर्सन एक प्लानिंग बना रहे कि हम ऐसे ऐसे इस ऑफेंस को अंजाम देंगे, तो वो हो गया। एड, आप अपना कमरे दे रहे हो, आप अपना व्हीकल दे रहे हो, आप पैसे दे रहे हो, आप ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प कर रहे हो, लाइक चाइल्ड ट्रैफिकिंग होता है ना, तो वो सब भी पनिशेबल है इधर पे सेक्शन 16 में। इसका पनिशमेंट आगे हम पढ़ेंगे। तो दिस इज ऑल व्हाट? अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस, ठीक है। एंड इसका इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन भी है कि ये तो है ही हमारे अबेटमेंट, इन चीजों को भी हम अबेटमेंट मानेंगे क्या? अगर आप कोई इंफॉर्मेशन आपको देना चाहिए और आप उसको छुपा रहे हो, तो भी आप अबेट कर रहे हो। सेकेंड एक्सप्लेनेशन है डूइंग एनीथिंग दैट मेक्स द ऑफेंस इजियर, आप एड कर रहे हो, है ना? आप लाइक चाइल्ड ट्रैफिकिंग में हेल्प कर रहे हो, है ना, तो वो क्या होगा? आप एड कर रहे हो, चीजों को आसान बना रहे हो। एंड थर्ड एक्सप्लेनेशन है employing, हार्बनिंग, रिसीविंग और ट्रांसपोर्टिंग अ चाइल्ड थ्रू फोर्स, फ्रॉड, डिसेप्शन, ये सब भी हमारा क्या आ जाएगा? अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस। इसका पनिशमेंट सेम होगा, ऐसा कि आपने वो ऑफेंस कमिट कर दिया है, जैसे कि हम सेक्शन 3 से 12 तक में पढ़ते आ रहे हैं। 3 का ऑफेंस 4 में था, 5 का ऑफेंस 6 में था, 7 का 8 में, 9 का 10 में, 11 का 12 में ऑफेंस का पनिशमेंट था। तो अगर आप उसमें से कोई से भी ऑफेंस करते हो, तो उसका पनिशमेंट कहाँ मिलेगा? 17 में मिलेगा, और सेम वही पनिशमेंट मिलेगा जो वहां पे दिया हुआ है। क्लियर? सेक्शन 18, पनिशमेंट फॉर अटेम्प्ट। अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल कि यू आर कमिटिंग दैट ऑफेंस इन अ क्लोज रूम, एंड सडनली वहां पे आपको देख लिया जाता है, या कोई आपको पकड़ लेता है, ठीक है, लेकिन आपने वो ऑफेंस अभी कमिट नहीं किया, बस आप करने वाले थे, तो आपने अटेम्प्ट ही बस किया है ना। तो अगर आपने अटेम्प्ट भी किया, तो भी उसकी पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है। और क्या रहेगा? हाफ ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड पनिशमेंट। क्या होगा? हाफ ऑफ द प्रेस्क्राइब पनिशमेंट। मान लो कि उसका सजा दिया हुआ है कितना? 20 इयर्स दिया हुआ है, तो आपको कितना मिलेगा? 10 इयर्स मिलेगा। क्लियर? नेक्स्ट इज चैप्टर 5, पोर्नोग्राफिक कंटेंट तक का आई होप आपको समझ आ गया होगा। एंड उसके बाद हम पढ़े चैप्टर 4 में अबेटमेंट एंड अटेम्प्ट, वो भी समझ आ गया होगा, उसका पनिशमेंट भी समझ आ गया। अब चैप्टर 5 चलते, दैट इज प्रोसीजर फॉर रिपोर्टिंग। चैप्टर 5 में रिपोर्टिंग, चैप्टर 6 में रिकॉर्डिंग। इसको याद रखना, रिपोर्टिंग देन रिकॉर्डिंग। पहले हम रिपोर्ट करेंगे, फिर चीजों को रिकॉर्ड किया जाएगा। यहाँ पे आसान से भाषा में समझते हैं, और फिर आगे इसका डिटेल डिस्कशन करेंगे। सेक्शन 19 कहता है कि रिपोर्ट करना, किसको रिपोर्ट करना है?
हर उस व्यक्ति को जिसको ये नॉलेज है कि वहां पे ऐसा ऐसा ऑफेंस होने वाला है, उसको रिपोर्ट करना है। ठीक है। और किसकी ड्यूटी रिपोर्ट करना? अगर किसी को पता है, किसी मीडिया वाले को पता है, किसी होटल को पता है, किसी हॉस्पिटल को पता है, किसी स्टूडियो को पता है कि यहाँ पे ऐसे ऐसे ऑफेंसेस होने वाले हैं या ऐसे ऐसे ऑफेंसेस हुए हैं, तो भी आपको रिपोर्ट करना है। आपको लगता है कि हो गया ना, क्यों इन चीजों में फंसना है, बेकार की चीजों में, पुलिस के चक्करों में? तो अगर आप फेलियर टू रिपोर्ट करते हो तो भी आपको सजा मिलेगी, दैट इज अप टू 6 मंथ। ओके। एंड फॉल्स कंप्लेंट अगर कोई करता है कि ऐसा ऐसा हो रहा है और वो कंप्लेंट फॉल्स रहता है, तो भी वो पनिशेबल है। हाँ, लेकिन अगर चाइल्ड ऐसा कोई फॉल्स कंप्लेंट करता है तो चाइल्ड इज द एक्सेप्शन। ओके, उसको पनिशेबल नहीं ठहराया जाएगा। मीडिया रेस्ट्रिक्शन, कि जो चाइल्ड की आइडेंटिटी है उसको आप डिस्क्लोज नहीं करोगे, दैट इज सेक्शन 23। रिपोर्टिंग, ड्यूटी टू रिपोर्ट, अगर आप फेल कर रहे हो, फॉल्स कंप्लेंट कर रहे हो, और मीडिया के ऊपर रेस्ट्रिक्शन, दिस इज ऑल फ्रॉम सेक्शन 19 to 23 कवर्ड अंडर सेक्शन कवर्ड अंडर चैप्टर 5। ओके। सेक्शन 19 कहता है रिपोर्टिंग ऑफ एन ऑफेंस। तो अगर किसी भी पर्सन को पता है कि वहां पे पॉक्सो ऑफेंस कमिट हो रहा है या होने वाला है, तो उनको कहाँ का रिपोर्ट करना पड़ेगा? स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट में रिपोर्ट करना होगा या लोकल पुलिस को यूनिट इन्फॉर्म करना होगा। लाइक वी आर लॉ स्टूडेंट्स, तो हमको पता है कि हाँ, हमको स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट में जाकर के रिपोर्ट करना होगा। लेकिन फॉर एग्जाम्पल आई एम अ लेमैन, मुझे नहीं पता कि लॉ क्या होता है, मुझे बस पता है कि हाँ, अगर कुछ ऑफेंस हो रहा है, कोई जुर्म कर रहा है, तो मुझे पुलिस स्टेशन जाके इन्फॉर्म करना है। तो जस्ट लोकल पुलिस में कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या रिमेंबर करना है इस सेक्शन में, कि रिपोर्ट मस्ट बी रिकॉर्ड इन राइटिंग, राइटिंग में होना चाहिए। एंट्री नंबर मस्ट बी गिवन। रिपोर्ट जो भी लिखेगा पुलिस वाला, वो सुनाएगा इंफॉर्मेंट को कि हाँ, आपने ऐसा ऐसा हमें इन्फॉर्म किया, तो हम ये चीजों को लिखे हैं। ठीक। और अगर वो इंफॉर्मेंट कोई चाइल्ड होता है, तो जिस भाषा में वो लिखे, मतलब बताएगा सारे अपने कंप्लेंट्स को, पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी है कि वो एग्जैक्ट उसी भाषा में उसके कंप्लेंट को लिखे, उस चाइल्ड के कंप्लेंट को। ठीक है। ट्रांसलेटर और इंटरप्रेटर को प्रोवाइड किया जाएगा, मतलब वहां पे रखे जाएंगे। मान लो कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो अपने कंप्लेंट बता रहा है लेकिन पुलिस वाला उसकी भाषा ही नहीं समझ पा रहा है, तो फिर वहां पे इंटरप्रेटर या ट्रांसलेटर को रखा जाएगा। ठीक। और फिर पुलिस किसको इन्फॉर्म करेगी? चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को, ताकि वो वहां से रेस्क्यू करे और उसको वेलफेयर प्रोवाइड करे। स्पेशल कोर्ट्स में इन्फॉर्म किया जाएगा विद इन 24 आवर्स। ठीक। नेक्स्ट है सेक्शन 20, दैट इज ड्यूटी ऑफ मीडिया होटल एंड इन सारे का क्या ड्यूटी है कि इनको भी इन्फॉर्म करना है एसजेपीयू में और लोकल पुलिस को। 21 कहता है पनिशमेंट फॉर फेलियर, अगर आप नहीं बताते हो तो अप टू 6 मंथ्स आपको पनिशमेंट है, फाइन है, या दोनों भी मिल सकता है। ठीक। इफ कंपनी इंस्टीट्यूशन हेड्स फेल्स टू रिपोर्ट एन ऑफेंस कमिटेड बाय अ सबऑर्डिनेट, तो उनको 1 साल की सजा होगी। अ चाइल्ड कैन नॉट बी punished फॉर द फॉल्स information. Okay. Next is सेक्शन 22, दैट इज फॉल्स कंप्लेंट और फॉल्स इंफॉर्मेशन। तो ऐसा कोई भी पर्सन जो फॉल्स कंप्लेंट करता है, जस्ट टू ह्यूमिलिएट, थ्रेटन, एक्सटॉर्ट और डिफेम समवन, तो उनको पनिशमेंट मिलेगा 6 मंथ्स का, फाइन या बोथ। लेकिन अगर कोई चाइल्ड वो कंप्लेंट करता है तो उसको नो पनिशमेंट। ठीक है। और अगर किसी चाइल्ड के अगेंस्ट कोई कंप्लेंट कर रहा है तो अप टू 1 year ऑफ इम्प्रिजनमेंट। नेक्स्ट इज सेक्शन 23, प्रोसीजर फॉर मीडिया, की मीडिया की क्या ड्यूटी है कि जो चाइल्ड है, जो विक्टिम है, उसका कोई भी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करना, अदरवाइज 6 month to 1 year की सजा है, फाइन है, और बोथ, जो भी कोर्ट को सही लगे। नेक्स्ट इज चैप्टर 6। तो हमने 1 से 5 तक के सारे चैप्टर्स खत्म कर लिए। आई होप कि आपको समझ आया होगा। इट्स बीन 33 minutes। ओके, मूविंग फर्दर, चैप्टर 6, 7, 8 एंड 9 बचा हुआ है। 6 है प्रोसीजर फॉर रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट ऑफ द चाइल्ड, कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा चाइल्ड के स्टेटमेंट को। 24 से 27 में दिया है। तो मैनर क्या होगा? मैनर होगा कि जहां वो बच्चा रहता है वहीं पे जाके उसके स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करना है, बाय वुमेन पुलिस ऑफिसर, नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर, नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर। जो पुलिस ऑफिसर होंगे उनको यूनिफॉर्म में नहीं होना, अदरवाइज वो बच्चा जो है वो डर जाएगा, घबरा जाएगा, शायद सारी बातें फियरलेसली ना बता पाए, तो उनको यूनिफॉर्म में नहीं होना है। कोई भी नाइट डिटेंशन नहीं होगा पुलिस स्टेशन उस चाइल्ड का। प्रोटेक्ट आइडेंटिटी अंडर आर्टिकल 21, बिकॉज इट इज प्रोटेक्टेड, की राइट टू डिग्निटी हर किसी व्यक्ति का होता है, तो चाइल्ड के आइडेंटिटी को भी प्रोटेक्ट करना ये हर किसी की जिम्मेदारी है। नेक्स्ट इज 25, रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अ चाइल्ड बाय मजिस्ट्रेट। अब अगर मजिस्ट्रेट कोई किसी चाइल्ड का स्टेटमेंट को रिकॉर्ड कर रहे हैं,
तो उनको एग्जैक्टली दो चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहला चीज क्या कि एग्जैक्टली उन चीजों को मजिस्ट्रेट लिखेंगे जो बच्चा कह रहा है, एग्जैक्ट उसी वर्ड्स में, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। और दूसरा क्या है, शेयरिंग इंफॉर्मेशन, ट्रांसपेरेंसी, मतलब कि जो मजिस्ट्रेट है वो जो भी रिपोर्ट्स बनाएंगे, जो भी डॉक्यूमेंट्स रहेगा, उसका कॉपीज ट्रांसपेरेंटली उस चाइल्ड के पेरेंट्स को दिया जाएगा या जो भी उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे उनको दिया जाएगा। तो इन दो बातों को मजिस्ट्रेट ध्यान में रखेंगे, ठीक, जब वो अंडर सेक्शन 164 ऑफ सीआरपीसी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रहे हैं। नेक्स्ट इज सेक्शन 26 एडिशनल प्रोविजंस रिगार्डिंग स्टेटमेंट टू बी रिकॉर्डेड। तो वहां पे पेरेंट्स होने चाहिए उस बच्चे के, ठीक है। मान के चलो वो बच्चा जो ऐसे किसी भाषा में बोल रहा है जो जज नहीं समझ पा रहे, मजिस्ट्रेट नहीं समझ पा रहे हैं या पुलिस ऑफिसर नहीं समझ पा रहे हैं, तो फिर वहां पे ट्रांसलेटर रखे जाएंगे, स्पेशल एजुकेटर रखे जाएंगे अगर वो बच्चा जो है वो फिजिकली या मेंटली डिसेबल है, और कोशिश किया जाएगा और ये इंश्योर किया जाएगा कि उस चाइल्ड का रिकॉर्डिंग ऑडियो और वीडियो फॉर्म में भी हो, ठीक। 27 आता है मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द चाइल्ड, कि जैसे ही आपको शिकायत मिलती है, ठीक, एफआईआर का या जो भी, तो अब तो आपको करना ही है, लेकिन अगर आपको बस पता चल गया कि हाँ ये ऑफेंस हुआ और अभी तक एफआईआर नहीं हुआ, आपको एफआईआर होने का वेट नहीं करना है कि एफआईआर एक बार फाइल हो जाए तब हम मेडिकल एग्जाम करेंगे। नो, यू हैव टू फर्स्ट गिव द मेडिकल हेल्प टू दैट चाइल्ड, टू दैट विक्टिम, ओके। देन कंफर्ट फॉर गर्ल्स विक्टिम, कि वहां पे जहां पे भी गर्ल्स विक्टिम होंगी वहां पे फीमेल डॉक्टर को ही रखा जाएगा, सो दैट शी कैन फील सेफ एंड सिक्योर एंड कंफर्टेबल, है ना। एंड अ ट्रस्टेड एडल्ट मस्ट बी प्रेजेंट, चाइल्ड को अकेले उस मेडिकल मेंबर या जो स्टाफ रहेंगे जो उनका मेडिकली एग्जामिन करेंगे उनके साथ अकेले नहीं छोड़ा जाएगा, किसी एक ट्रस्टेड एडल्ट मेंबर को उसके साथ छोड़ा जाएगा, लाइक पेरेंट्स हो गए, सिबलिंग्स हो गए, फ्रेंड्स हो गए, इनके साथ, ठीक है। और अगर पेरेंट्स नहीं है तो उस पूरे हॉस्पिटल में जो भी वुमेन एम्प्लॉय होंगी जो जिनको लगता होगा उस हॉस्पिटल को कि ये चाइल्ड का बहुत ही अच्छा केयर कर सकती है, उनका अपॉइंट किया जाएगा। नेक्स्ट मूविंग टू चैप्टर 7 दैट इज स्पेशल कोड 28 टू 32। अब यहाँ से चीजें आसान है, ठीक है। 28 कहता है कि देयर शुड बी अ डेजिग्नेशन ऑफ स्पेशल कोर्ट, ठीक है, फॉर ईच डिस्ट्रिक्ट, हर डिस्ट्रिक्ट में स्पेशल कोर्ट होगा, और इस स्पेशल कोर्ट का मैंने शुरू में बताया था कैसे पावर्स होंगे, जस्ट एज अ कोर्ट ऑफ सेशन इनका रैंक होगा, ठीक। और जो एक्यूज होंगे उनका सेम जैसे ट्रायल होता है वैसे ही किया जाएगा, बस विद इन 1 ईयर चीजों को रैप अप करना रहेगा। 29 में कहता है प्रिजम्पशन एज टू सर्टेन ऑफेंसेस, कि अगर आप ऑफेंस कर रहे हो सेक्शन 3579 जो हम पीछे अभी पढ़ के आए हैं चैप्टर 2 में, तो ये मान के चला जाएगा कि आपने वो ऑफेंस को कमिट किया है। नाउ इट्स योर ड्यूटी कि आप बोलो कि नहीं, मैंने, आप ऐसे एविडेंसेस लो कि मैंने ये ऑफेंस कमिट नहीं किया। यहाँ पे जस्ट अपोजिट हो जा रहा है। अदरवाइज कोर्ट में जो एक्यूज रहता है वो क्या माना जाता है, इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, बट यहाँ पे रूल अपोजिट हो जाता है। यहाँ पे तब तक आपको गिल्टी माना जाएगा जब तक आप खुद को इनोसेंट प्रूव ना कर लो। यहाँ पे रूल अपोजिट हो जा रहा है, ठीक। ओके, नेक्स्ट इज प्रिजम्पशन एज टू सर्टेन ऑफेंसेस, लाइक अगर आप ये सारे ऑफेंस कर रहे हैं तो ये मान के चला जाएगा कि आपने ऑफेंस किया है, प्रिज्यूम किया जाएगा। ये तो हो गया 29। 30 है प्रिजम्पशन ऑफ कल्पेबल मेंटल स्टेट, कोर्ट ये प्रिज्यूम करके चलेगी कि आपका क्या था, बैड इंटेंशन था, आपका नॉलेज था कि आप ऐसे ऐसे करोगे तो शायद डेथ भी कॉज हो सकता है ना। तो ये आप एक्यूज की ड्यूटी कि आप बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव करो जज को कि आपने ऐसा क्राइम नहीं किया, ऐसा ऑफेंस कमिट नहीं किया है। एप्लीकेशन ऑफ सीआरपीसी अप्लाइज टू प्रोसीडिंग्स लाइक बेल्स एंड बॉन्ड्स, सेम अप्लाई होगा बिकॉज स्पेशल कोर्ट कैसा है, कोर्ट ऑफ सेशन की तरह है। प्रोसिक्यूटर, पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट किए जाएंगे। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर का भी यहाँ पे प्रोविजन है, दैट इज की पॉक्सो केसेस के लिए स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स रहेंगे जो सिर्फ पॉक्सो टाइप ऑफ केसेस को देखेंगे, और उनके पास क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, मिनिमम 7 years ऑफ प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट्स, ओके। नेक्स्ट इज चैप्टर 8 दैट इज प्रोसीजर एंड पावर्स ऑफ स्पेशल कोर्ट्स एंड रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंसेस। इसको शुरू करने से पहले हम देखते हैं क्या क्या पढ़े हैं। प्रिलिमिनरी, देन ऑफेंसेस, pornographic कंटेंट, अबेटमेंट एंड अटेम्प्ट। फिफ्थ में हमने पढ़ा था रिपोर्टिंग, देन रिकॉर्डिंग। 7 में हमने पढ़ा स्पेशल कोर्ट। अब 8 में हम देखेंगे कि उन स्पेशल कोर्ट के क्या क्या प्रोसीजर है, क्या क्या पावर है, ओके। सो व्हाट इज द प्रोसीजर एंड पावर ऑफ स्पेशल कोर्ट। तो जो स्पेशल कोर्ट है वो चिल्ड्रंस को प्रोटेक्ट करेंगे ड्यूरिंग द ट्रायल, उनको कुछ रूल्स फॉलो करने होंगे, ठीक है। सो उनको क्या क्या रूल फॉलो करने होंगे, कोर्ट को क्या क्या रूल फॉलो करने होंगे,
तो पुलिस का रिपोर्ट जैसे ही आ गया है, जैसे ही जज को कॉग्निजेंस मिल गया है, जज ने कॉग्निजेंस ले लिया, वैसे ही वो ट्रायल शुरू हो जाएगा। लॉयर्स जो होंगे वो अपने क्वेश्चंस जज को देंगे और फिर जज जो है वो चाइल्ड से क्वेश्चन पूछेंगे। फ्रीक्वेंट ब्रेक्स मिलेंगे चाइल्ड को ताकि वो आराम से रेस्ट कर करके चीजों को बताए। ट्रस्टेड एडल्ट्स उनके साथ रहेंगे, जो भी वो चाइल्ड उसको जिसके ऊपर सबसे ज्यादा भरोसा है उसको वो अपने साथ वो बच्चा रख सकता है, ठीक है। नो रिपीटेड टॉक्स, एक बार ही आपको पूछना है, आपको मल्टीपल टाइम्स उसको इंटेंसिफाई चीजों को नहीं करना है, बिकॉज आपको ये ध्यान में रखना है कि सामने वाला कोई अडल्ट नहीं है, वो एक चाइल्ड है, वो एक बच्चा है, ठीक है। कोई चिल्ला नहीं सकता है उस बच्चे के ऊपर, यू कांट येल अपॉन दी वर्ड्स, यू हैव टू यूज वेरी काइंड वर्ड्स, है ना, while asking anything about that offense, particular offense, okay. The court keeps the identity of the child secret, स्कूल का नाम, उसका पर्सनल डिटेल सब कुछ सीक्रेट रखा जाएगा। डायरेक्ट पेमेंट ऑफ कॉम्पनसेशन उस चाइल्ड को दिया जाएगा। सारे पावर्स कैसे हैं, कोर्ट ऑफ सेशन की तरह है। डिटर्मिनेशन ऑफ एज की अगर बात आती है कि क्या सच में ये बच्चा आपका अडल्ट है या सच में ये माइनर है, बिलो 18 है, तो उसके लिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, स्पेशल कोर्ट्स हैव strict rules when a child is accused of a crime when someone's age is unclear, ठीक है। इसमें स्पेशल कोर्ट बहुत ही स्ट्रिक्ट है। चाइल्ड ऑफेंडर्स, तो अगर कोई चाइल्ड है जो लॉ ब्रेक करता है यहाँ के, तो उसको जुवेनाइल कोर्ट में भेजा जाएगा। एज चेक करने के लिए जज डिसाइड कि इफ अ पर्सन इज ऑफिशियली चाइल्ड और नॉट, कौन डिसाइड करेगा, जज डिसाइड करेंगे। रिटन प्रूफ उसमें लिखेंगे व्हाट इज द एग्जैक्ट रीजन कि उन्होंने उस बच्चे का एज 16 डिटरमाइन किया, उसमें वो जज रीजन लिखेंगे, बेस्ड ऑन रिजल्ट, बेस्ड ऑन ऑसिफिकेशन टेस्ट, जो भी होगा वो जज उसमें लिखेंगे, है ना। फाइनल डिसीजन जो भी कोर्ट के ऑर्डर में होगा वही वैलिड किया जाएगा उस एज केस को लेकर के। A mistake in age does not cancel the court's past choices, ठीक। नेक्स्ट इज सेक्शन 35, पीरियड फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंसेस। तो 30 डेज के अंदर आपको एविडेंस रिकॉर्ड कर लेना है और 1 साल के अंदर अंदर ट्रायल कंप्लीट कर लेना है, 35 में दिया। 36 कहता है चाइल्ड नॉट टू सी एक्यूज्ड एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस। 37 कहता है ट्रायल टू बी कंडक्टेड इन कैमरा, है ना, वहां पे मीडिया ट्रायल्स नहीं होंगे। 38 कहते हैं असिस्टेंस ऑफ इंटरप्रेटर एंड एक्सपर्ट, तो ये तो ठीक है, नॉर्मल से सेक्शंस हैं, है ना। नेक्स्ट इज मिसलेनियस, यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं, ऐसा नहीं कि मिसलेनियस तो हम इसको छोड़ रहे हैं। 39 to 46 में, 39 में एक्सपर्ट का हेल्प ले सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट को अगर चाहिए कि नहीं एक्सपर्ट की हेल्प लेने की जरूरत है, लाइक साइकोलॉजिस्ट की जरूरत है, सोशल वर्कर्स की जरूरत है, तो वो दे कैन टेक असिस्टेंस, ओके। नेक्स्ट इज सेक्शन 40, राइट ऑफ चाइल्ड टू टेक असिस्टेंस ऑफ लीगल प्रैक्टिशनर। फैमिली जो है वो अपने मर्जी से एडवोकेट्स चूज कर सकते हैं। गवर्नमेंट के साइड से भी फ्री लॉयर्स फैमिली को दिए जाते हैं, अगर इंडिजेंट फैमिलीज हैं जो कुछ भी पे नहीं कर सकते, उनके लिए भी फ्री में लॉयर्स अवेलेबल हैं। सेक्शन 42 ए से 46 तक अब हम देखते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है। 42 ए क्या कहता है कि जो हमारा पॉक्सो एक्ट है, दैट इज नॉट एट ऑल इन डेरोगेशन विद अदर लॉज, की सबसे ऊपर क्या रहेगा हमारे पास, पॉक्सो एक्ट रहेगा। इससे कोई भी लॉ कॉन्फ्लिक्ट करेंगे तो हम किसको प्रिवेल करेंगे, हम अपने पॉक्सो एक्ट को प्रिवेल करेंगे। 43 कहते हैं पब्लिक अवेयरनेस कौन करवाएगा, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट पब्लिक को अवेयर करेंगे रिलेटेड टू दिस एक्ट, थ्रू कैसे कैसे, थ्रू मीडिया एंड ट्रेनिंग। मीडिया से लाइक न्यूज़पेपर्स, टीवीज, एड्स, ब्रेक्स, इन सब से जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो अवेयरनेस फैलाएंगे, ट्रेनिंग दिए जाएंगे। सेक्शन 44 कहता है मॉनिटरिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस एक्ट, तो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एंड स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ये मॉनिटर करेंगे कि ये एक्ट का इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है कि नहीं। सेक्शन 45, पावर टू मेक रूल्स सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, और कोई डिफिकल्टी है तो वो भी कौन रिमूव करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट रिमूव करेगा, ठीक। आई होप कि आपको पूरे चैप्टर 1 से चैप्टर 9 तक समझ आए होंगे। इट्स बीन 43 मिनट्स, 43 मिनट्स में मैंने ट्राई किया है पूरे पॉक्सो एक्ट को अच्छे से कवर करने का, विथ लिटिल बिट्स ऑफ ट्रिक्स, विथ लिटिल बिट्स ऑफ केस लॉस, एंड विथ ऑल द डिटेल्ड डिस्कशन ऑफ ऑल द बेयर प्रोविजंस फ्रॉम सेक्शन 1 टू सेक्शन 46। तो एक बार रिवाइंड कर लेते हैं, हमारे पास क्या क्या था। चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी, चैप्टर 2 सेक्सुअल ऑफेंसेस, चैप्टर 3 इज यूजिंग चाइल्ड फॉर pornographic purposes, chapter 4 abatement or attempt of offenses, and chapter 5 is procedure for reporting, 6 recording, 7 was special code, 8 procedure and power of special code, and 9 was miscellaneous. I hope कि till the end of the session आपको भी ये चैप्टर का रेंज तो एटलीस्ट याद हो गया होगा। For the better understanding
आप एक बार और रिवाइंड कर लेंगे वीडियो को तो शायद आपको ये पूरा का पूरा पॉक्सो एक्ट याद भी हो जाए. If there is any kind of doubt regarding this act, you can feel very free to ask me in the comment section. Till then, take care and bye bye. Thank you.